हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और आप देखेंगे कि अक्सर ये विवादों में बना रहने वाला पद है। तो ये विवादों में क्यों बना रहता है, इसे इससे जुड़े हुए प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। खासकर जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो और वहां पे किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद बड़ा महत्व रखता है। तो ऐसे ही जुड़े कुछ मामलों को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि केंद्र में किस प्रकार से राष्ट्रपति काम करता है और राज्यपाल, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की शक्तियां किस प्रकार से हैं। आपको बताया था कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति काम करता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल काम करता है। तो दोनों से जुड़े हुए प्रावधानों को हम देखेंगे और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। आपको बता दें, ये राज्य विधानमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे अनुच्छेद 79 में कहा गया था, अनुच्छेद 79 में कहा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होगा। यानी राष्ट्रपति संसद का बहुत ही अभिन्न अंग माना जाएगा, महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। इन द सेम वे, ऐसे ही जब कोई बिल दोनों सदनों से, राज्य में यानी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होकर के राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास विकल्प होते हैं और राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही वो क्या बनता है? एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है। तो राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 6। ठीक है। और राज्य विधानमंडल में आपको बताया था, हम लोग विधानसभा को पूरा पढ़ चुके हैं, विधान परिषद को भी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग गवर्नर ऑफ द स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। आपको बता दें कि इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसा इस अनुच्छेद में तो नहीं कहा गया था, क्षमा चाहेंगे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और यह निर्धारित किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर ये व्यवस्था 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और ये कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए
या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके बाद आपको बता दें अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आपको बता दें कि राज्यपाल न केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बल्कि ये केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। याद करिए वो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यपाल ही सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। राज्यपाल से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें हमें ध्यान देना चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। फिर अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, और राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे मुख्यमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति में बताया था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, पति माने प्रमुख होना। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। आपको बता दें संघ की कार्यपालिका में कौन कौन बताया था? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे लोग किसमें आएंगे? संघ की कार्यपालिका में आएंगे। उसी प्रकार से जो राज्य की कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका है, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आ जाएंगे? आपको बता दें कि कार्यपालिका जो राज्य कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका, तो उसमें राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आ जाएगा प्लस मंत्रिपरिषद आ जाएगी। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और वहां पे राष्ट्रपति होता था, तो यहां पे क्या कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, वहां उपराष्ट्रपति भी आ जाता था संघ की कार्यपालिका में, तो यहां उपराष्ट्रपाल का कोई भी पद नहीं बनाया गया। राज्य में उपराज्यपाल का पद नहीं बनाया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो राज्यपाल का पद है, ये कनाडा के मॉडल पर लिया गया है। संविधान सभा के जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो संविधान सभा में संविधान निर्माता थे, तो उन्होंने इस व्यवस्था की, डायरेक्ट इलेक्शन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो वैसे ही जैसे केंद्र में दो प्रमुख होंगे जो डायरेक्ट चुने जाएंगे, तो ये राजनीतिक अव्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही राज्यों में भी राजनीतिक अव्यवस्था हो जाएगी।
मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो राज्य का क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। उसके पास ही सारी शक्तियां होती हैं, सारे काम जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। जैसे हमने याद करिए अनुच्छेद 74 और 75, हमने बताया था अनुच्छेद 74 में कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और जो मंत्री परिषद होगी वो राष्ट्रपति को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देगी। याद करिए 74 में कहा था कि राष्ट्रपति को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा? इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन बताया था कि 42वें संविधान संशोधन इंदिरा जी के समय हुआ था 1976 में सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और यह व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल के लिए विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया गया है। हालांकि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करता है, लेकिन जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित हैं। कुछ ऐसे मामले आपको मिलेंगे जहां राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। जैसे राष्ट्रपति में हमने आपको बताया था कि जब कोई किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, वैसे ही राज्यपाल भी अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आपको बता दें ये कनाडा के मॉडल पर लिए गया पद है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्यपाल, महाधिवक्ता। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आप देखिए कि जब भी केंद्र में नई सरकार बनती है, तो राज्यपालों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। केंद्र सरकार अपने अनुसार सभी राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करती है। तो इसको लेकर राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसे राजनीतिक फुटबॉल की तरह यूज किया जाने वाला पद है ये, जबकि संवैधानिक पद है। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि राज्यपाल को बिना वजह नहीं हटाया जाना चाहिए, राज्यपाल को बिना वजह नहीं हटाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर राज्यपाल को अपने राजनीतिक कारणों से यूज किया जाता है, और इसीलिए राज्य में जब किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो आपको पता है तो जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार के अनुसार काम करता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं केंद्र सरकार हमें हटा ना दे। ठीक है, तो इनके कार्यकाल को लेकर स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। जिस प्रकार से आपको बता दें सीएजी के लिए व्यवस्था की गई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए व्यवस्था की गई है, निर्वाचन आयोग के लिए व्यवस्था की गई है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए व्यवस्था की गई है। यानी इन लोगों को क्या है, हटाया नहीं जा सकता। इनको उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो
अगर इन्हें भी कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त होती तो शायद ये अपने विवेक से निर्णय ले पाते, लेकिन चूंकि इन्हें सत्ता पद पर बने रहने का डर होता है, इसलिए अक्सर राज्यपाल का पद नियुक्ति और हटाने को लेकर विवादों में रहता है। सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित किया गया था, सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग ने भी कहा कि राज्यपाल को बिना वजह नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल का पद उसे राजनीतिक फुटबॉल की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और इसे बिना वजह राष्ट्रपति को नहीं हटाना चाहिए। आपको बता दें, राष्ट्रपति नहीं हटाता, राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। याद करो, अनुच्छेद 74 अभी बताया था। ठीक है, तो जब केंद्र में सरकार बनती है, यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है तो वो बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों को हटाती है, और यदि अन्य कोई सरकार आती है, मोर्चा सरकार आती है या बीजेपी सरकार आती है, तो वो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए सभी राज्यपालों को हटा देती है। ये अक्सर चलता रहता है। 1989 में इसका एक एग्जाम्पल स्पष्ट मिलता है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कई सारे राज्यपालों को हटा दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकारों को द्वारा जितने भी राज्यपाल नियुक्त किए गए थे उनको हटा दिया गया। तो ये अक्सर विवादों में रहने वाला पद है। आप जब किसी राज्य में इलेक्शन हो रहा है और उसे उस राज्य में पूर्ण बहुमत ना मिला हो, तब आप देखिए कि ये राज्यपाल की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने अभी तक देखा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसकी दोहरी भूमिका होती है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। ठीक है, एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग शर्त पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कार्यकाल आपको समझ में आ गया। कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। हमने बताया था महान्यायवादी और राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 155 यहीं पे लिखे दे रहे हैं हम। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्यकाल हम बता ही चुके हैं। कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, तो इन्हें 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसके बाद शर्त क्या होना चाहिए राज्यपाल के लिए? याद करिए, राष्ट्रपति के लिए क्या शर्त थी कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल के लिए भी है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति यदि राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे पद ग्रहण की तिथि से उसका पद संसद या राज्य विधानमंडल के सदन में रिक्त मान लिया जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा सदन में। ठीक है, इसके बाद योग्यता, क्या योग्यता होना चाहिए? ये हम इरेज कर दे रहे हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको बता दें, योग्यता, पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र सीमा 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए हमने क्या बताया था? उम्र सीमा 35 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य परंपराएं भी जुड़ गई। राज्यपाल का पद जब विवादों में आया तो कुछ अन्य परंपराएं भी इसके साथ जुड़ गई। तो अन्य परंपराएं क्या रही? योग्यता में कि जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। यानी राज्यपाल क्या हो? राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है तो वो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल होना चाहिए। तो राज्यपाल राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, राज्यपाल राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति यहीं पे लिख लीजिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राज्यपाल राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि संबंधित राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, पहली।
और राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी ये है कि जब मुख्यमंत्री राज्यपाल यानी राष्ट्रपति जब राज्यपाल को नियुक्त करें, राष्ट्रपति जब राज्यपाल को नियुक्त करें तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। संबंधित राज्य के सीएम से सलाह ली जानी चाहिए, सलाह ली जाए। ठीक है, तो दो अन्य परंपराएं भी जुड़ गई। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो और संबंधित राज्य का व्यक्ति ना हो। ठीक है, और जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, ऐसा अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इन दोनों परंपराओं का उल्लंघन खूब देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों परंपराओं का उल्लंघन खूब देखने को मिलता है, दोनों परंपराओं का उल्लंघन होता है। तो इनकी जो वेतन भत्ता होगा वो कितना होना चाहिए? वेतन भत्ता कितना होना चाहिए? वेतन भत्ता कितना होगा? तो वेतन भत्ता आपको बता दें कि 2018 में संसद ने 2018 में इनका वेतन भत्ता 1,10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3,50,000 कर दिया। 3,50,000 ठीक है, कर दिया। इनका जो वेतन भत्ता होता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये रिपोर्ट बनाकर देता है राज्य के संबंध के मामलों में। ठीक है, राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य की संचित निधि पर वेतन भत्ता भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इसके बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी यानी एक बार जो सेवा शर्तें जो पारिश्रमिक तय हो गया उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन वेतन भत्ता में नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल, मैं आपको याद दिला दें फिर से, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ऐसा अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य का एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जिस प्रकार से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, और आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और उस
उनसे जुड़े हुए मामलों को भी हमने देखा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, तो याद करिए राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों में हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति में क्या बताया था, जो हमने राष्ट्रपति में बताया था वैसा ही राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो यहां पे लिखे दे रहे हैं शक्तियां व कार्य। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति बताई थी, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, और विधायी शक्ति बताई थी, न्यायिक शक्ति बताई थी। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। तो याद करिए कार्यपालिका शक्ति जब हमने राष्ट्रपति में पढ़ाई थी कि वो क्या करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्लस मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी, वो था यूपीएससी, ये है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसी प्रकार से विधायी शक्तियों में हमने क्या बताया था, याद करिए, सत्र बुलाना, सत्र अवसान, लोकसभा का विघटन। ठीक है, तो यहां पर भी ये राज्यपाल क्या करेगा, राज्य विधानमंडल का जो सत्र होगा, सत्र बुलाना, विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्र अवसान, सत्र बुलाना, सत्र अवसान, और विधानसभा का विघटन, विधानसभा का विघटन। ठीक है, सत्र बुलाना, सत्र अवसान, विधानसभा का विघटन, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक तथा आम चुनाव के बाद पहली बैठक, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद पहली बैठक, राज्यपाल, राज्यपाल संबोधित करता है, राज्यपाल संबोधित करता है, एड्रेस्ड। ठीक है, ठीक है, सत्र बुलाना, कॉल द सेशन, सत्र अवसान, प्रोरोगेशन, विधानसभा। ठीक है, डिसॉल्वेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक। ठीक है, तो जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल सॉरी एड्रेस करते हैं, राज्यपाल बुलाते हैं। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में
तो याद करिए, राष्ट्रपति क्या करता था, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण, ठीक है। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण। तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल, आपको बता दें, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ही ऐसा करेगा, ठीक है। विवेकाधीन शक्तियां, तो आपको बता दें कि 163 में कहा गया है, यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जैसा केंद्र के लिए है प्रावधान। अनुच्छेद 74 में कहा गया है एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए। वैसा ही अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। और फिर 164 में क्या कहा गया है, 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। और 165 में राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये सब क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करता है? तो आपको बता दें, ये सब काम राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। लेकिन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग फिर कहां करेगा, नाम से क्लियर है। तो आपको बताया था, जब किसी राज्य में चुनाव हुए हों और वहां पे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गोवा में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को 17 सीटें मिली, ठीक है। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं गोवा विधानसभा में। इसमें से जो 17 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी और 13 सीट किसको मिली, बीजेपी को मिली। लेकिन फिर भी राज्यपाल ने किसको न्योता दिया, सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता दिया, ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको, जहां पे आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार थी, और जब वो इलाज के लिए गए तो राज्यपाल ने रामाराव की सरकार को बर्खास्त कर दिया और एन भास्कर राव को सरकार बनाने के लिए कहा, ठीक है। तो बाद में जब एनटी रामाराव वापस आए तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करके दोबारा एनटी रामाराव की सरकार को नियुक्त किया। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। 1998 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था और अंबिका पाल को
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और इसके बाद कल्याण सिंह जी ने भी क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बाद में वापस हाई कोर्ट ने उन्हें सत्ता दिलाने में मदद की। तो ऐसे कई मामले मिलते हैं, लेकिन यहां पर न्यायालय की जो शक्तियां हैं बहुत ही सीमित है। न्यायालय केवल ये देखेगा कि राज्यपाल ने जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको अपनाया है या नहीं, उसको फॉलो किया है या नहीं किया, ठीक है। बाकी अगर उस प्रक्रिया को फॉलो किया है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आया विवेकाधीन शक्तियां। इसके बाद वित्तीय शक्तियों में आपको बता दें, वित्तीय शक्तियों में जब कोई धन विधेयक, आपको बताया था केंद्र जब सब पढ़ा रहे थे, जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार जब राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो राज्यपाल की पूर्व सहमति पर ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर राज्यपाल के लिए आता है, जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो अनुच्छेद 200, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहां लिखे दे रहे, अनुच्छेद 200 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं। अनुमति देगा, नहीं देगा बिल को अनुमति दे दी तो ठीक है, बिल राष्ट्रपति बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, या फिर नहीं दी तो बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सी, जैसे राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प थे, अनुमति देगा, नहीं देगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा बिल को, या फिर टेबल पर पड़ा रहने देगा। वैसे ही राज्यपाल के पास एक विकल्प क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बिल को पुनर्विचार के लिए भेजेगा या टेबल पर पड़ा रहने देगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए बिल क्या करेगा, रिजर्व करके रखेगा, आरक्षित करके रखेगा। बात आ रही समझ में। यहां एक विकल्प राज्यपाल के लिए बढ़ जाता है, बिल को अनुमति देगा, नहीं देगा, बिल को पुनर्विचार के लिए भेजेगा, बिल टेबल पर पड़ा रहने देगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करके रख लेगा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोबारा वो बिल राज्यपाल के पास नहीं भेजा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो दोबारा बिल अगर राष्ट्रपति ने दोबारा राज्य विधानमंडल को लौटा दिया तो राज्यपाल के पास नहीं जाएगा बिल, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत बड़ा टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं, अगला टॉपिक जल्दी ही हम लेकर आएंगे आपके लिए। और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। धन्यवाद।